वेलकम एग्जाम सारथी। आपका स्वागत है। मैं सीके आज आपके लिए आर्थिक 29 जनवरी को यानी कि बजट से आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। यार 24-25 में भारत ने क्या अचीव किया, क्या ग्रोथ से महंगाई, क्या अपना व्यापार रहा, ठीक है, ये सब पेश किया जाए। आर्थिक 2025 आपके एग्जाम का है। 2026 के अंदर जितने हम देने से 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये ध्यान रखना। तो देखिएगा कि आर्थिक इतिहास की अगर मैं बात करूं, आर्थिक इतिहास क्या रहा है, बात करूं कि सबसे पहले 1960 आर्थिक सर्वेक्षण जो है शुरू हुआ। सबसे पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1960 में पहला आर्थिक किया गया। क्लियर। और ये जो सर्वेक्षण है सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, राज्यसभा में किया जाता है। वर्तमान 2025 का आर्थिक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। अब देखो कुल पॉइंट जो शामिल पॉइंट आर्थिक सर्वेक्षण 2025 विस्तृत में डिटेल में अपन पढ़ेंगे। देखिएगा क्या था इसमें कि जनवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत, और इसमें टोटल चैप्टर थे 16 चैप्टर थे। 16 चैप्टरों को क्लासिफाइड किया गया। कि देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति, विकास सीमा का विस्तार। पहला पॉइंट है विकास सीमा का विस्तार। वैश्विक वातावरण अभी भी बना हुआ है, विकास दर उम्मीद से बेहतर बनी हुई है, किंतु भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार विखंडन, वित्तीय संवेदन कारण बढ़ गए हैं। इन आघातों का प्रभाव कुछ बाद ही दिखाई दे सकता है। देखिए सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक तनाव की, यानी कि जियोपॉलिटिक्स करके वर्तमान की स्थिति है। कोई भी अर्थशास्त्र आने वाले समय यानी कि 26-27 में कोई भी प्रेडिक्शन बच रहा है। क्यों बच रहा है? क्योंकि 2026 के शुरुआत से जो वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स है चेंज हुई। वैसे इराक, इजराइल, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड कंसेप्ट आप देख लो। इधर ताइवान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और सऊदी अरब। इन पूरा विश्व जो है अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। 2019 से ही ये डाटा चेंज होना स्टार्ट हो गया। बहुत बड़ा बदलाव हुआ 2019 के बाद से। 19 के बाद से क्या है, देश अपने आप को इकोनॉमिक पावर, सैनिक पावर में कन्वर्ट करने के लिए हो गए हैं, तैयार हो गए। तो जो भूमंडलीकरण की जो प्रोसेस है, भूमंडलीकरण की जो है, उसमें क्या आया है, डाउनफॉल आया है। कि ग्लोबलाइजेशन का जो ग्राफ है इस तरह से चलता है। यानी कि पहले ये क्या करेगा, इंक्रीज होगा, फिर अपने आएगा, और फिर इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी, और फिर ये डेप्रिसिएशन में चला जाएगा, और फिर ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, फिर बूम पर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्लोबलाइजेशन। वर्तमान में देखो कितने सारे ट्रेड टैरिफ जो है सरकार लगा रही है, चाहे किसी भी देश को। अभी आपने देखा होगा यूएई, सॉरी, इंडिया और ईयू में जो ट्रेड डील हुई है उसने पूरे वर्ल्ड को हिला करके रखा है। अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। क्लियर। तो जियो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं 2026 नहीं कर रहा, 2026-27 के प्रेडिक्शन कोई भी राजनीतिक, कोई अर्थशास्त्री इसमें लग
अब हो रहा है। व्यापार का विखंडन हो रहा है, लोग एक दूसरे से व्यापार करने पर ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, वित्तीय संवेदनशीलता के कारण कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। इस पृष्ठभूमि में भारत का प्रदर्शन उल्लेख, प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 26 में वास्तविक जीडीपी 7.4 रही और सकल लाभ वृद्धि 7.3 रहने का अनुमान है, जो लगातार चौथे वर्ष भारत को बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थापित करता है। देखो, इतनी अस्थिरताओं के बावजूद भारत ने अपनी बहुत ज्यादा क्या डाला है, और इसी के चलते हमारी जो रियल जीडीपी है, हमारी जो रियल जीडीपी एग्जाम बेस्ड रियल जीडीपी है, हमारी रियल जीडीपी है आ गई है 7.4%। ठीक है, और जो सकल ग्रॉस जीडीपी 7.3 पर है, 7.3 पर है, और इसी के साथ हम वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी, हम वर्ल्ड की फोर्थ इकोनॉमी गए हैं, जापान को पीछे हम वर्ल्ड की हैं ये निकले हैं। ठीक है, ये आपको दोनों डाटा बहुत अच्छे से याद रखने हैं, 7.4 और 7.3। नेक्स्ट बात करें, वर्ष 2026 में निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7% की वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 61.5 रहा है। कितने परसेंट रहा है? 61.5। 2012 के बाद उच्चतम स्तर है। ये जो 61.5 12 के बाद सबसे स्तर पर है, और 23 में भी 61.5 हिस्सेदारी दर्ज की गई। 23 में भी यही था, और 2026 में भी है 61.5। यह वृद्धि निम्न मुद्रास्फीति, स्थिर रोजगार और बढ़ती वास्तविक क्रय शक्ति के कारण संभव हुई। कृषि क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन के ने ग्रामीण उपभोक्ता को बढ़ावा दिया, जबकि कर युक्तिकरण के कारण शहरी व्यापक गति को दर्शाता है। तो देखो क्या है कि निम्न मुद्रास्फीति रही। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। अपने यहाँ महंगाई बहुत निम्न स्तर से क्या हुई है, बढ़ी है। स्थिर रोजगार रहे और बढ़ती पीपीपी रही, यानी कि हम लोगों की, हमारी जो है भारतीय जनता की यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ी, और परचेजिंग पावर के हिसाब से भी फोर्थ है, हिसाब से भी परचेजिंग पावर के हिसाब से इंडिया फोर्थ इकोनॉमी है। इंडिया फोर्थ इकोनॉमी है, नॉर्मल भी अपन फोर्थ इकोनॉमी है, और अपन परचेजिंग पावर के हिसाब से भी क्या है, फोर्थ इकोनॉमी। परचेजिंग पावर माने कि लोगों में क्रय करने की, खरीदने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये थोड़ा सा ग्राफ है स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जीडीपी 68.6.8 है। ठीक है, ये ग्राफ को आगे देखेंगे। अब देखिए, वित्तीय वर्ष 2026 में निवेश गतिविधियों में मजबूती आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट में मजबूती आई है, और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8 की वृद्धि हुई, और सकल पूंजी और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 30% पर स्थिर रही। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में निरंतरता और निजी निवेश गतिविधियों में प्रोत्साहन से इसी बल को मिला, जैसे कि कंपनियों की घोषणा से स्पष्ट है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, इंक्रीमेंट हुआ है, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8 की वृद्धि हुई। ठीक है, जो जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है, 30% की हिस्सेदारी रही। 7.8 के साथ जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी रही है, 30% की हिस्सेदारी रही है। आपूर्ति पक्ष, ऑन द सप्लाई साइड सर्विस हैव रिमेन द प्राइमरी ड्राइव ऑफ ग्रोथ। जीबीए इन सर्विस ग्रो बाय 9.3 in the first half of 2026 with the full year's estimated 9.1. The trending indicates broad based expansions in the sectors. ठीक है, कि आपूर्ति पक्ष विकास में मुख्य चालक बनी हुई है। वित्त वर्ष 2026 में पहली छमाही में यह है, जीबीए जो है वो कितना रहा है, 9.3 कितना रहा है, 9.3 रहा है, जबकि पूरे वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 9.1 है। वित्त वर्ष के लिए 9.1 है, लेकिन पहले ही 6 महीने में हमने
कितना अचीव कर लिया है, 9.3 की हमारा जीवी रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारा फर्स्ट एमआई में 9.3 रहा, जबकि पूरे ईयर का कितना है, फाइनेंशियल ईयर का कितना है, 9.1 है। इससे लगता है कि हमारा जो है हम टारगेट से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट है राजकोषीय घटनाक्रम में विश्वसनीयता समेकन के माध्यम से स्थिरता को दृढ़ता मिली है। राजकोषीय प्रबंधन ने भारत के व्यापक आर्थिक राजकोषीय ढांचे में विश्वसनीयता को मजबूत किया है। मोनिगास्टिंग, डीवी, आरएस, एसटीपी, ग्लोबल रेटिंग और रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन R&I द्वारा 2025 में मुख्य क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। तीन कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है कि केंद्र सरकार ने राजस्व प्राप्ति वित्तीय वर्ष 16 से 20 में जीडीपी के लगभग 8.5 और औसत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 सकल उत्पाद में 9.2 हो गई है। यह सुधार गैर कॉर्पोरेट कर संग्रह में तेजी के कारण हुआ, जो महामारी से पहले जीडीपी का 2.4 से बढ़कर महामारी के बाद 0.3 हो गया। राजस्व प्राप्ति वित्त वर्ष 2016 से 20 में कितनी रही, 8.5 रही। यही है 16 से 20 में 8.5% रहा है। ठीक है, अब देखो प्रत्यक्ष कर आधार में लगातार वृद्धि हुई है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर 2022 में जो आयकर धारी थे, इनकम टैक्स भरते थे, वो 6.9 करोड़ थे, जो कि 2025 में 9.2 करोड़ हो गए। हमारे आयकर दाता जो है, जहां 2012 के वित्त वर्ष में 6.9 हुआ करते थे, वो अब कितने हो गए, 9.2 करोड़ हो गए। रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि, बेहतर अनुपालन, कर प्रशासन की तकनीक में अधिक उपयोग और आय में वृद्धि के साथ कर के दायरे में आने वाले व्यक्तियों की संख्या को मतलब हमने ऐसी पॉलिसीज क्रिएट की कि हमारे आयकर दाता जो है उसमें हुआ, तो 6.9 से करके और 9.2 हो गए। इतने करोड़ लोग क्या भरते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। नेक्स्ट है अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान कुल जीएसटी संग्रह, टोटल जीएसटी संग्रह 17.4 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना 6.7% वृद्धि दर्ज करता है। अब की बार कितना है जीएसटी संग्रह, जीएसटी संग्रह कितना है, 17.4% है, सॉरी 17.4 लाख है, लाख करोड़, जो पिछले वर्ष से 6.7% क्या है, 6.7% प्लस में है। जीएसटी राजस्व वृद्धि का मोटे तौर पर मौजूद संकेत जीडीपी वृद्धि के अनुरूप लेन देन विस्तार का संकेत देते हैं, जिसमें अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान संचयी ई बिल की मात्रा में साल दर साल 21% की वृद्धि हुई है। ई बिल में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, साल दर साल 21% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हमारा जीएसटी कितना हो गया है, 17.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष से 6.7% क्या है, बढ़ा है। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय महामारी से पहले की अवधि में जीडीपी के 2.7 से बढ़कर महामारी के बाद 3.9 हो गया और वित्त वर्ष 25 में जीडीपी के 4% के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया। 2025 में कितना है प्रभावी पूंजी व्यय, प्रभावी पूंजी व्यय कितना है, 4%। प्रभावी पूंजी व्यय कितना है, 4% है। नेक्स्ट है राज्यों में पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के माध्यम से केंद्र और राज्य को वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी के लगभग 2.4% पर पूंजीगत व्यय बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो जीडीपी का कितना, 2.4 पूंजीगत व्यय बनाए रखने के लिए, यानी कि पूंजीगत व्यय जो कैपिटल हमारा एक्सपेंडिचर है उसको क्या करने के लिए कहा है, कम करने के लिए कहा है, स्थिर करने के लिए कहा है कि इसको 2.4% पूंजीगत व्यय को रखा जाए। पूंजीगत व्यय में आता क्या है, पूंजीगत व्यय में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में रोड बनाना, ताल बनाना, ठीक है, पुल बनाना, मतलब कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना जिससे जो सरकार है क्या है, स्थायी परिसंपत्तियों का क्या होता है, निर्माण होता है। और किसी भी देश या राज्य के लिए पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। जैसे आपके पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं तो आप तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक दिन जब आप जॉब में लग जाओगे तो वो पैसा
रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही एक रोड बन गई, उस पर टोल लगेगा, मान लो उसमें 50 लाख का खर्चा आया, तो वो एक दिन उसको वापस करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो उसको 2.4% बनाए रखने के लिए कहा है। जीएसटी कलेक्शन 25-26 में 17.4 है, ग्राफ के माध्यम से समझाया है। 2021-22 में 14.9 लाख करोड़ था, फिर 18.1 हो गया, फिर 20.2 हो गया, फिर 22.1 हो गया, वर्तमान में 17.4 है अप्रैल से दिसंबर में। 24-25 में 22.1 था। ठीक है, लाख करोड़ में है। 24-25 में ये थोड़ा सा क्या हुआ है, यहां डाउन हुआ है। महामारी के बाद अवधि में राज्य सरकारों को संयुक्त राजकोषीय घाटा जीडीपी उत्पाद के लगभग 2.8 पर स्थिर रहा, जो महामारी से पहले के स्तर पर, किंतु हाल ही के वर्षों में 25 में बढ़कर कितना हो गया है, पूंजी राजकोषीय घाटा कितना हो गया, 3.2% हो गया, जो राज्य के वित्त पर उभरते दबावों को दर्शाता है। मतलब घाटा बढ़ा है, यानी कि सरकार लॉस में जा रही है, जो बजट है उसका घाटा जो है लगातार बढ़ रहा है महामारी के बाद से, जो कि दर्शाता है कि भाई राज्य पर बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट खर्चे ज्यादा हो रहे, कम हो रही है। राजकोषीय घाटा 3.2% रहा। कितने परसेंट रहा, 3.2% रहा है। भारत ने सार्वजनिक निवेश को उच्च स्तर बनाए रखते हुए वर्ष 2020 में अपने सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात को लगभग 7.1 अंक तक कम कर दिया है। हमारे जीडीपी सरकारी ऋण से जीडीपी अनुपात को 7.1% कर दिया। ठीक है, आप लगातार इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेते रहना, और मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पीडीएफ काम ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा आपको। ये जो है इकोनॉमिक सर्वे 730 पेज का है, 724 का है, लगभग 700 प्लस पेजेस हैं। अब देखिएगा, थर्ड पॉइंट अपन बात करें, 16 पॉइंट थे, तीसरे पॉइंट पर अपन होते हैं मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता नियामक दृष्टि। मौद्रिक पहलू, मॉनेटरी एसेप्ट्स। देखिएगा, भारत के मौद्रिक और वित्तीय में वित्त वर्ष 2026 में मजबूत प्रदर्शन है, जो रणनीतिक नीतिगत कार्रवाइयों और वित्तीय मध्यस्थता चैनलों के संचारात्मक लचीलेपन द्वारा। बैंकिंग प्रदर्शन की बात करें कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। सितंबर 2025 में एनपीए अनुपात में 2.2 और निवल एनपीए में 0.5 होने से स्पष्ट है कि कई दशकों से निम्न स्तर पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एनपीए में क्या आई है, कहां कमी दर। 31 दिसंबर 2025 तक एससीबी द्वारा बकाया ऋण में साल दर साल वृद्धि दिसंबर 2024 11.2 की 14.5 हो गई। 24 में 11.2 थी, अब तुलनात्मक बढ़कर कितने हो गए, 11.2 से 14.5 हो गई। वित्तीय समावेशन की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखा 2014 से शुरू किए प्रधानमंत्री जन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.2 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। जन योजना में कितने, 55.2 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें से 36.63 लाख करोड़ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। इससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी के लिए लेन देन, मतलब बैंकिंग क्षेत्र में खातों की संख्या बढ़ी है, और सबसे ज्यादा खाते रूरल में और सेमी अर्बन में खोले गए हैं, जो बढ़कर के कितने हो गए, 55 लोग खाते खाली, जिनमें से 36.3 करोड़, यानी टोटल खाते 55 करोड़ हैं, जिसमें खाते गांव में जो है कि ओपन किए गए। स्टैंड अप इंडिया ये रोजगार के लिए है, स्वरोजगार के युवाओं के लिए, अनुसूचित जाति, एससी एसटी और महिला उद्यमियों को नए उद्यमी स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बैंक प्रदान करती है। स्टैंड अप योजना ये स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाती है, 2014-15 की योजना है, तो उसमें 10 लाख से लेकर के और 1 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है सरकार देती है। सरकार इस पर 5 से 7 साल तक ना तो कोई इंटरेस्ट लेती और ये टैक्स फ्री। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये दो योजना थी, एक साथ शुरू हुई, स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया। 5 से 7 साल तक नो टैक्स और
नो क्या है, इंटरेस्ट है इस पर, ठीक है। 10 लाख से 1 करोड़ ले सकते हैं लोन के रूप। मुद्रा योजना विनिर्माण, व्यापार, सेवा व समृद्ध गतिविधियों में लगे सूक्ष्म लघु उद्यमों वित्त प्रदान करती है। 2025 के 55.45 करोड़ ऋण खाते में 36.18 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। कितने 55 करोड़ खातों में कितने राशि आती है? 36.18 लाख करोड़ की राशि जो है कि आ चुकी है। तो कितना बड़ा जो है कि अमाउंट आ चुका है। नेक्स्ट देखिएगा कि वित्तीय क्षेत्र के अन्य पहलू देखें। वित्तीय वर्ष 26 के दौरान 235 लाख डीमेट खाते जोड़े गए, जिसमें कुल संख्या 21.6 करोड़ से अधिक हो गई। डीमेट खातों में कुल संख्या 21.6 करोड़ हो गई। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि सितंबर 2025 में अद्वितीय निवेश की संख्या 12 करोड़ का आंकड़ा पार करना था, जिसमें लगभग 1/4 क्या थी? महिलाएं थी। महिलाओं को ज्यादा बैंकिंग क्षेत्र आ गया और उनको फाइनेंशियल किया गया। म्यूचुअल फंड आयोग का भी विस्तार हुआ। दिसंबर 25 के अंत तक 5.9 करोड़ निवेशक थे, जिनमें 3.5 करोड़ नवंबर 25 तक नॉन टीयर 1 टीयर 2 शहरों में थे, जो पारंपरिक शहर केंद्रों से परे वित्तीय भागीदारी के प्रयासरत रेखांकित करता है। ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट बिल्कुल एग्जाम बेसिस क्वेश्चन। गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने और उसे सही दिशा में लाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है। गिफ्ट सिटी में नियामक गुणवत्ता में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय मान्यता IMF और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से 2025 में आयोजित मूल्यांकन कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुई। दोनों रिपोर्ट्स में एक तेजी से लचीली और समावेशी प्रणाली उल्लेखित की गई है, जिसमें कैलेंडर वर्ष 2024 के लगभग 187% तक पहुंच गई है। पूंजी बाजार कैलेंडर 2017 में GDP 144% से बढ़कर 2024 में 175% हो गया है। आकलन में पाया गया कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के पास गंभीर तनाव की स्थिति में भी पर्याप्त पूंजी भंडार है। तो देख लो 2017 से लेकर के 2024 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 175%। तो 144% था, जो वर्तमान में बढ़कर के कितना हो गया? 175% हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट है दूरगामी लक्ष्य की तैयारी। कैलेंडर वर्ष 2005 से 24 के बीच वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होकर 1% से 1.8 हो गई। जो हम निर्यात करते थे पूरे वर्ल्ड का 1% था, वो तो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.8 हो गया। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा वर्ल्ड निर्यात में जो परसेंटेज है वो 1.8 है। पहले 1% हुआ करता था और हम वर्ल्ड एक्सपोर्ट अब 1.8% रखते हैं, हिस्सेदारी रखते हैं। जबकि वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी दोगुनी से अधिक होकर 2 से 4.3% हो गई। सर्विसेज के निर्यात में, ये तो गुड्स के निर्यात में 1.8 है, और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में हमारी जो है वो कितनी हो गई? 4.3% हिस्सेदारी हो गई। गुड्स के निर्यात में 1.8 हो गई है और सर्विसेज के निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी हम वर्ल्ड एक्सपोर्ट में रखते हैं। सर्विस क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां आपको ये स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, बहुत अच्छा आने वाला क्वेश्चन। अपटांक की व्यापार विक्रय रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत व्यापार साझेदार विविधीकरण में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। वैश्विक दक्षिण में तीसरे स्थान पर है और वैश्विक उत्तर में सभी अर्थव्यवस्थाओं की कुल तुलना में विविध स्कोर दर्ज किया गया है। ठीक है, अनकट ने कहा है कि हम कौन से स्थान में? दक्षिण में तीसरे स्थान पर हैं। भारत कुल निर्यात वर्ष 25 में रिकॉर्ड 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। हम कितने निर्यात में कितने पर पहुंच गए हैं? इंपॉर्टेंट है, कितने पर पहुंच गए हम एक्सपोर्ट में? 2025 में 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 6.1% की क्या हुई है? वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण सेवा निर्यात में मजबूती है। गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट में हमने जो वृद्धि दर्ज की, सर्विसेज में 4.3 पर पहुंच गए और गुड्स में 1.8 पर पहुंच गए। उसके बदौलत हमारा टोटल एक्सपोर्ट 825.3 अरब
अमेरिकी डॉलर हो गया है, यूएस डॉलर हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2025 में गैर पेट्रोलियम निर्यात ऐतिहासिक रूप से 374.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया निर्यात, जबकि गैर पेट्रोलियम गैर रत्न आभूषण निर्यात कुल माल निर्यात का लगभग 4/5 हिस्सा है। 2025 में गैर पेट्रोलियम निर्यात कितना पहुंच गया है? गैर पेट्रोलियम निर्यात 374.3 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है, ठीक है। वित्त वर्ष 25 में सेवाओं का निर्यात सार्वजनिक उच्च स्तर पर 383.6 बिलियन है, जिसमें 13.6% की वृद्धि हुई, और प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक में केंद्र में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। टेक्नोलॉजी में और कमर्शियल एक्सपोर्ट में भारत की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में हमारा एक्सपोर्ट कितना हो गया? 387.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर ये चीजें पहुंच। सेवाओं के निर्यात प्रेषण में मजबूत आवक के कारण भारत चालू खाता घटा माध्यम बन रहा है, घाटे का माध्यम बन रहा है, जिसमें माल व्यापार घाटे में भरपाई की गई है। वर्ष 26 तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा सकल घाटे के लगभग 1.3 था, कितना हो गया है हमारा? सकल घाटा 1.3 है, बढ़ रहा है। मतलब वित्त वर्ष 25 में भारत 133.4 अरब अमेरिकी डॉलर के राशि के साथ विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता बन रहा है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शिफ्ट है हमारी, जिससे विदेशी मुद्रा खाते में स्थिरता बनी हुई, अर्थव्यवस्था से प्रेषण का हिस्सा बढ़ा, जो बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मतलब the world remain the world largest receipt of FP25 at the US 1.33.4 बिलियन। तब भारत में कितना पैसा यूएस आया है? वो आया है 104 लाख 4 अरब बिलियन यूएस। भारत से भारत के लिए है वो 104 अरब डॉलर का है, ठीक है। टैक्स का ऐसा ग्राफ है 700.4 यूएस डॉलर है, फॉरेक्स रिजर्व 700.4 फॉरेक्स क्लियर अपने पास, ठीक है। लगातार इसमें क्या है हमारे 700.4 अरब हो। भारत विदेशी भंडार 16 जनवरी 2026 तक बढ़कर कितना हो गया है? इतना बस कितनी है? 701.4 अरब से लगभग 11 महीने के आयात की भरपाई हो सकती है, 11 महीने तक। वैश्विक ऋण का 94% से अधिक हिस्सा कवर हो गया, जिससे वैश्विक अस्थिरता क्या हुई है के खिलाफ लचीलापन मजबूत हुआ है। मतलब हमारा अरब 20 तक हम 12 महीने का है। विदेशी निवेश में मंदी के बावजूद भारत में पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित करना जारी रखा। अप्रैल नवंबर 25 सकल एफडीआई का 60.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक मंदी के तक इन्वेस्ट 60.7 बिलियन 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 24 में ग्रीनफील्ड निवेश के स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया। ग्रीनफील्ड निवेश चौथा स्थान है, 1000 से अधिक परियोजना शामिल थी और 20 चौथा बड़ा ग्रीनफील्ड क्या किया है, ठीक है, चौथे स्थान पर रहा है निवेश। अब पांचवी बात करें मुद्रास्फीति की। सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला की शुरुआत के बाद से न्यूनतम मजदूरी दर दर्ज की गई। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसतन मुद्रास्फीति दर 7.1 रही। मुद्रास्फीति दर कितनी रही है? 1.7 2025 में। मुद्रास्फीति की कमी मुख्य रूप से खाद्य ईंधन के मूल्यों में
सामान्य अवमूल्यन प्रकृति के कारण जो मिलकर भारत के सीपीआई पॉकेट का 52.7% हिस्सा है। मतलब हमारी मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा नहीं हुई। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, जो है 1.7 है 1.7 है। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रमुख उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं में भारत 2024 की तुलना में 25 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जो लगभग 1.8 है। हेडलाइन मुद्रास्फीति भारत 1.8 अंकों के साथ। ठीक है, बताएंगे आपके इकोनॉमिक्स क्लास में हेडलाइन इकोनॉमी क्या होती है। हेडलाइन मुद्रा 2015 से वित्तीय वर्ष 2024 के बीच पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई, जिसमें सकल लाभ मूल्य जीबीए में लगभग 195% की वृद्धि हुई है। भाई, पशुधन से भारत में 195% की वृद्धि हुई है। मत्स्य पालन क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन किया। 14 से 24 के दौरान मत्स्य उत्पादन में 4 से 14 की तुलना में 140% से अधिक की क्या हुई है, वृद्धि हुई। ठीक है, मत्स्य पालन में भी वृद्धि हुई है और पशुपालन से भी भारत को 195% की क्या हुई है, वृद्धि हुई। अच्छी मानसून फसल के चलते हैं एग्रीकल्चर ईयर 24-25 में भारत खाद्यान्न उत्पादन में कितने 3577.3 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। कितना है, 3577.3 लाख मीट्रिक टन का खाद्यान्न क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है 2000 एग्रीकल्चर वर्ष 2024-25 के अंदर। पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना से ये कितना है, 254 लाख मीट्रिक टन अधिक है। क्लियर, यह वृद्धि किस किस में हुई, देखो चावल में हुई है, गेहूं में हुई है, मक्का में हुई है, मोटे अनाज में हुई। ठीक है, इनमें वृद्धि ज्यादा हुई है और हमारे एग्रीकल्चर वर्ष 2024 में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हो गया, 3577 लाख मीट्रिक टन तक जो है ना, जो पिछले वर्ष की है लाख मीट्रिक टन अधिक है। ठीक है, ये फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी है हमारी। ठीक है, ये 357.7, ठीक है, यानी कि 3577, ठीक है, 3577.7 लाख मैट्रिक टन है। ठीक है, आगे देखो, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के बावजूद जीबीए में लगभग 33% का योगदान देने वाली बागवानी कृषि विकास में प्रमुख चालक के रूप में उभरी। बागवानी 24-25 में बागवानी का उत्पादन 362.08 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो अनुमानित खाद्यान्न 57.73 MT से अधिक है। ठीक है, 357.73 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन है वर्तमान, तो 57.7, ठीक है, यानी कि 3577 कह सकते हैं, 57.7। ठीक है, पॉइंट लगा देना बीच में का। कृषि विपणन अवसंरचना में दक्षता को सुधारने के लिए सरकार ने विपणन अवसंरचना उपयोजना को ISAM के अंतर्गत कृषि अवसंरचना कोष को लागू कर रही है, ताकि किसानों द्वारा सुविधा को मजबूत किया जा सके। आगे देखो कि मूल्य निर्धारण को बेहतर बनाए रखना, जिसमें कि 31 दिसंबर 2025 तक 1.79 करोड़ किसान, 2.72 करोड़ व्यापारी और 4068 किसान पशु व्यावसायिक संगठन शामिल हो चुके हैं, जो 23 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1552 मंडियों को कवर करते हैं। इतने लोग इस योजना में शामिल हुए हैं, जो कितनी मंडियां कवर करते हैं, 1522 मंडी कवर करते हैं, जिसमें कितने करोड़ किसान हैं, 1.79 करोड़ किसान हैं, 2.72 करोड़ व्यापारी हैं और है संस्था है। ठीक है, किसानों की आय अनिवार्य रूप से फसलों से सुनिश्चित न्यूनतम MSP प्रधानमंत्री किसान आय हस्तांतरण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में पेंशन सहायता प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को मजबूती मिली है। सरकार ने किसानों की मजबूती के लिए किसान मानधन योजना चला रखी है, जिसमें 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे किसानों की आय जो है वो उसको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और बहुत सारी सब्सिडी जो है किसानों के लिए सरकार लगातार देती है। मंडियों को भी MSP का भी डिसाइडेशन किया है, जो कि 1522 मंडियों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। PM किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक
पात्र किसानों को 21 किस्तों में, कितनी किस्तों में, अब तक कितनी किस्त आ चुकी है, 21 किस्तों में 409 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। कितनी? 4.09 लाख, 4.09 लाख करोड़ की राशि जो है वो अब तक किसान मानधन योजना के तहत दी जा चुकी है। 31 दिसंबर 2025 तक पीएमकेवाई के तहत 24.92 लाख किसान क्या हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं। किसान इसमें रजिस्टर्ड हैं, 24.92 लाख किसान जो है इसमें पंजीकृत हैं, जिनको 4.9 लाख करोड़ रुपए का आवंटन जो है कि किया जा चुका है। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 अधिनियम किया है, जिसे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत जी राम जी अधिनियम, मनरेगा वाला, ठीक है, जी राम जी। इस अधिनियम मनरेगा का व्यापारिक वैधानिक पुनर्गठन है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को विकसित कर भारत को 2047 की दीर्घकालिक परिकल्पना के अनुरूप बनाना। तो मनरेगा को क्या नाम दे दिया? भारत जी राम जी अधिनियम, जो पहले मनरेगा हुआ करता था, अब उसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं आप? भारत जी राम जी अधिनियम 2025 है, यानी कि ग्रामीण गारंटी ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, जो मनरेगा 2005-6 में जो चली उसको मॉडिफाई कर दिया है यहाँ। इसका उद्देश्य जवाबदेही मजबूत करना, अवसंरचना परिणाम सुधार तथा आय मजबूत करना और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। 7वां है स्थिरता से लेकर नए आयामों तक। वित्तीय वर्ष 26 में पहली छमाही में जीडीपी में सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़कर सेवाओं की कितनी हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लेना भैया। कि जीडीपी सेवाओं की हिस्सेदारी कितनी है जीडीपी में? सर्विसेज की, जीडीपी में सर्विसेज की, यानी कि थर्ड सेक्टर की बात करें, थर्ड सेक्टर की हिस्सेदारी है 53.6%। मूल्यांकन के अनुसार सकल सेवाओं की हिस्सेदारी उच्चतम स्तर 56.4 तक पहुंच गई है, जो आधुनिक व्यापार डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। भारत सेवाओं का विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है, सर्विसेज का भारत 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आपको पता ही है कि सर्विस एक्सपोर्ट के नंबर में हमारा वर्ल्ड एक्सपोर्ट में कितना है? 4.3% का योगदान है, और हम 7वें बड़े प्रोवाइडर हैं, सर्विसेज के 7वें बड़े प्रोवाइडर हैं हम वर्ल्ड के अंदर। वैश्विक सेवा व्यापार में हिस्सेदारी 2005 में 2%, 2024 में 4.3% हो गई है, दोगुने से भी क्या है? अधिक है, 4.3 हो गई है, और हम 7वें बड़े क्या हैं? सर्विसेज के एक्सपोर्टर बन चुके हैं। सेवा क्षेत्र एफडीआई के प्रभाव को सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जो वित्तीय वर्ष 23-25 के दौरान कुल एफडीआई का औसत 80.2% है, जो महामारी से पहले 16 से 20 तक 77.7 से अधिक थी। तो महामारी से पहले 77.7 थी, लेकिन अब कितना हो गया है प्राप्त सर्विसेज के मामले में? 80.2% हो। 8वां है संरचनात्मक रूपांतरण और वैश्विक एकीकरण। कि वैश्विक स्तर पर लगातार बनी हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 26 में औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती, पहली छमाही में उद्योग के सकल बाजार मूल्य 7.0% की वृद्धि हुई है। उद्योग क्षेत्र में 7% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, क्योंकि मार्केट पूरा क्या हुआ है? उथल पुथल हो रखा है, पता नहीं मार्केट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ट्रेड कर रहा है, कौन ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी 7% की अपन क्या कर गए? ग्रोथ कर गए। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि तेजी हुई, विनिर्माण क्षेत्र में 26 की पहली तिमाही में सकल वर्धन मूल्य 7.72% तथा दूसरी में 9.13% की वृद्धि हुई, यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है, और दूसरी तिमाही में 9.13% इसमें वृद्धि क्या की गई है? दर्ज की गई है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक वास्तविक निवेश आकर्षित किया गया, जिससे सितंबर 25 तक 18.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त उत्पादन बिक्री और 12.6 लाख रुपए अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। 12.6 लाख तो नौकरियां सृजित हुई हैं, और कितना? 18.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हमने अतिरिक्त उत्पादन, एक्स्ट्रा उत्पादन किया है। 12.6 लाख नौकरियां आई हैं। भारत में नवाचार प्रदर्शन से लगभग मजबूती आई, और वैश्विक नवाचार मूल्यांकन की रैंकिंग में 2019 में 66वें स्थान से सुधार कर 25 में 38वें स्थान पर हो गया। इसमें स्ट्रेंथ विद द रैंकिंग ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का वर्तमान में स्थान कितना है? 38वां है। 2025 में इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 38वां है, जो 2019 में कौन सा हुआ करता था?
66वां हुआ करता था, लगभग आधे पर भारत पहुंच चुका है। इनोवेशन, नई चीजों को इन्वेंट करने के लिए, नए रोजगार, नई इंडस्ट्री, नई आइडियाज को देने के लिए भारत का वर्ल्ड के अंदर कौन सा स्थान है? 38वां स्थान। इंडिया सेमीकंडक्टर मशीन की घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा दिया, जिसके तहत 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर विनिर्माण पैकेजिंग परियोजना को गई, जिसमें 1.60 लाख करोड़ का क्या हुआ? निवेश हुआ है। दवा है कनेक्टिविटी, क्षमता प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना। क्या क्या मजबूत किया है? देखो, भारत ने, भारत सरकार को पूंजीगत व्यय 2018 में 2.63 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में 11.21 लाख करोड़ हो गया, लगभग 4.2 गुना वृद्धि दर्ज की गई। जबकि वित्तीय वर्ष 2026 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.68 लाख करोड़, जो बुनियादी ढांचे में एक प्रमुख चालक रहा। यानी कि पूंजीगत व्यय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें चीजें को डेवलप करना, जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, पुल वगैरह, ठीक है। इतना बढ़कर वित्तीय वर्ष 26 में 11.21 लाख करोड़ हो गया। पहले 18 में 63 था, वर्तमान में कितना हो गया? 11.21 लाख करोड़ हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क लगभग 60% से बढ़कर 287 किमी, जो एनएच है 60% बढ़कर कितना हो गया? इतने किलोमीटर से ये कितने थे? 2014 तक थे, और अब कितने हो गए? 1,46,572 किमी हो गए। ये इंपॉर्टेंट है भाई। 2014 में कितने थे? 91,91,000 थे, तो वर्तमान में कितने हो गए? 1,46,572 किलोमीटर राजमार्ग हो गए। 60% एनएच में वृद्धि हुई। परिचालन में हाई स्पीड कॉरिडोर में लगभग 10 गुना की वृद्धि हुई, और जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वे हैं, उनमें 10% की ग्रोथ हुई। एनएच में 60% की ग्रोथ हुई है। जो पहले 550 किलोमीटर थे 2014 तक, वो अब कितने हो गए? 5364 किलोमीटर के हो गए 26 तक, ठीक है। एक्सप्रेस वे पहले 550 थे 2014 तक, और वर्तमान में 5364 किलोमीटर हो गए, 10% वृद्धि हुई। यहां 60% की ग्रोथ हुई, जहां 91,000 कुछ थे, और अब 1,46,572 किलोमीटर हो गए। रेलवे संरचना का विस्तार जारी है। मार्च 25 तक रेल लाइन 69,439 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया था। मार्च 25 तक कितने थे? 69,000 के लगभग थे। जो वित्तीय वर्ष 26 में 3500 किलोमीटर के लक्षित अतिरिक्त मार्ग को अक्टूबर 25 में 99.1% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया। यानी कि 2025 अक्टूबर तक 99% लाइन को क्या कर दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया, ठीक है। विमानन बाजार रूप में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। भारतीय अगर एयरलाइन की बात करें तो हम तीसरे बड़े बाजार के रूप में है, जहां हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 25 में 66 हो गई। वर्तमान में कितने एयरपोर्ट भारत में रनेंगे? 164 एयरपोर्ट भारत में रनेंगे। पहले कितने हुआ करते थे 2014 तक? 74। और भारत विमानन के लिए कितना? तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनकर के निकला। विद्युत क्षेत्र में निरंतर क्षमता विस्तार दर्ज की गई, और 11.6% की वृद्धि के साथ नवंबर 25 तक स्थापित क्षमता 509.74 गीगावाट हो गई। मांग आपूर्ति में वित्तीय वर्ष 2014 में 4.2% से घटकर नवंबर 25 में, वित्तीय वर्ष 25 की पहली बार डिस्कॉम ने 2701 करोड़ का कर पश्चात निवल लाभ दर्ज किया। साथ ही एटीएनसी घाटे को भी कम किया, और वित्तीय वर्ष 2014 में 22.62 से घटकर वित्तीय वर्ष 25 में 15.4% हो गया। घटा है घाटा। नवंबर 25 में कुल विद्युत क्षमता नवीनीकरण ऊर्जा योजना 49.83% है, और भारत के नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित ऊर्जा के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर। सौर ऊर्जा क्षमता में भारत थर्ड लाइन पर है। इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा क्षमता में भारत कौन से स्थान पर है? थर्ड स्थान पर भारत पहुंच गया है। नेक्स्ट है टेलीडेस्टिंग 86.76 तक पहुंच गई, और देश में 99.9% जिलों में अब 5G से, अगर टेली बात करें तो भारत में है 5G 99.9, मतलब 100% गांव तक, मतलब भारत में 5G सर्विस। 25 तक जल जीवन मिशन के तहत 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल से जल सुविधा उपलब्ध है। 81% लोगों को जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल से नल, ठीक है।
नेक्स्ट है अंतरिक्ष अवसंरचना उपग्रह डॉकिंग, स्पेस एक्स, स्पेस डेक्स, चौथा देश बन गया है। ठीक है, चौथे हैं हम स्पेस में। साथ ही स्वदेशी मिशनों में विस्तार हुआ और निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है। 10वां है एक प्रतिरोधी विकासोन्मुखी भारत का निर्माण हम किया है। 25-26 के दौरान देश में कुल 38.68 गीगावाट 38 नई है गीगावाट सोलर है। सौर ऊर्जा बनाते हैं हम 4.47 गीगावाट पवन ऊर्जा है, 0.0 है और 3.14 शामिल है में। सौर ऊर्जा 16, पवन ऊर्जा 4.47 है और 8 है जल विद्युत। क्लियर। नेक्स्ट बात करें उपलब्धि और भविष्य की रूपरेखा। आज भारत में विश्वविद्यालय में से एक संलग्न 9 करोड़ छात्र और इस व्यवस्था को 8 करोड़ है। भारत में लगभग 73 लाख लगभग 24.5 छात्र बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की क्षमता को मजबूत नामांकन की हुई है। समग्र अभियान जैसी योजनाओं प्राथमिक स्तर 1 से 5 सकल नामांकन 90.9 है। प्राथमिक स्तर यानी कि 8वीं तक, माध्यमिक स्तर यानी कि 10वीं तक 78 है। 12वीं 11वीं में 58 लाख 58.4 है। ठीक है, ये हमारा क्या है नामांकन का स्तर। शिक्षा की बात करें तो 14-15 में 51,514 बढ़कर जून 25 तक 70,018 हो गई है, 70,018 हो गई है, जिसमें शिक्षा तक पहुंच किए गए हैं। विद्यालय और कॉलेजों में देखने यानी कि 14-15 से 24-25 के बीच प्रमुख उच्च संस्थान की संख्या उल्लेखनीय विस्तार हुआ। अब इनकी संख्या अब देखो पास कितने 23 तो क्या है IIT, 21 IIM, 20 AM, साथ ही जिंजीबार और आबू धाबी में 2 अंतरराष्ट्रीय IIT पर 23 तो क्या है 21 IIM, 2 आबू धाबी और जंजीबार में। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा प्रणाली में कई सुधार किए गए। NCRF विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया गया। इसका उद्देश्य अकादमिक कौशल आधारित शिक्षा को मिश्रित करना है। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत 2660 संस्थान शामिल किए गए, जिसमें 4.6 करोड़ से अधिक आईडी जारी की गई, जिसके तहत क्रेडिट के साथ 2.2 करोड़ आईडी का सृजन शामिल है। 53 विश्वविद्यालयों ने वर्ष 35-50% GR के साथ MP प्राप्त करने, लचीले प्रवेश निकास मार्ग और 2 वर्षीय प्रवेश प्रक्रिया को क्या किया है स्वीकार किया है। मतलब भारत आगे बढ़ रहा है। अब हेल्थ की बात करें 90 से भारत में मातृ मृत्यु दर 86% मातृ मृत्यु वैश्विक हिट है उससे 5 साल उससे कम बच्चों की मृत्यु दर 78% की गिरावट दर्ज की गई, जो वैश्विक स्तर 61 से कहीं अधिक है। अभी अधिक 90 से 23 के दौरान नवजात मृत्यु दर 70% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पर यह गिरावट 54 रही, ग्लोबली 54 रही है और लेकिन है 70% आई है गिरावट आई है। मतलब है मृत्यु दर पिछले दशक से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जो 13 में प्रति 1000 जीवित
जन्मों पर 40 मौतों से घटकर 23, जहां 13 तक 40 बच्चे पढ़ते थे, मृत्यु हो जाती तक। बारहवीं बात करें उन्नत 26 की दूसरी तिमाही में कुल 56.2 करोड़ लोग 15 वर्ष और अधिक आयु के कार्यरत थे, जो वित्त वर्ष 26 में पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में 8.7 लाख नए रोजगार सृजन दर्शाता है। रोजगार सृजन किए हैं तिमाही में हमने 8.7 लाख करोड़ 2026 के अंदर। संगठन निर्माण क्षेत्र में कवर करने के लिए एएसआई के वित्त वर्ष 24 के परिणाम निर्माण मजबूती को उजागर करते हैं, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। अर्थ है कि वित्त 23 10 लाख से अधिक का सृजन किया गया, 10 लाख नौकरियां। श्रम संहिता औपचारिक रूप से गिग प्लेटफॉर्म, गिग मतलब जो ये स्विगी जोमेटो वाले हैं, श्रमिकों को मान्यता दी गई, जिससे सामाजिक सुरक्षा कल्याण कोष और लाभों का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। 26 में ई श्रम पोर्टल 31 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्रों का सफल पंजीकरण हो चुका है। 31 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे उनको रजिस्टर्ड किया गया। कुल पंजीकृत लोगों में महिलाओं की संख्या 54% से अधिक है, जिसमें लिंग केंद्रित कल्याणकारी योजना पहुंच क्या है, मतलब महिलाओं का योगदान 54%। गिग वर्कर्स मतलब काम करते हैं टाइम वगैरह अपने राष्ट्रीय कैरियर सेवा एकीकृत मंच है, जो रोजगार लाने नियोक्ताओं प्रदाता विभिन्न 59 मिलियन से अधिक पंजीकृत चाहते हैं। कौशल में देखो आईटीआई के में उन्नत के लिए राष्ट्रीय योजना के तहत 200 हब आईटी और 800 स्पोक आईटीआई सहित 1000 सरकारी आईटीआई को स्मार्ट क्लासरूम दिए गए हैं। ठीक है, सरकारी 1000 आईटीआई हैं। 13वां है भागीदारी से साझेदारी तक, कि विश्व बैंक ने मुद्रा की क्रय 21 का समायोजित करते हुए गरीबी रेखा को 2.15 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 3 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन कर दिया है। आईपीएल के अनुसार 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 5.3 और निम्न मध्य गरीबी की दर 23.9 थी। निम्न मध्यम आय 23.9 थी और भारत में अत्यधिक गरीब जो है वो 5 अमेरिकी पर डे पर पर्सन 15। पर डे पर पर्सन। वित्त वर्ष 22 से सरकार सामाजिक सेवा व्यय से लगातार वृद्धि का रुझान देखा गया। वित्त वर्ष 25 में कल उत्पाद 7.9 है, 24-25 में 7.7 और 23-24 में 7%। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति दिसंबर 25 तक स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण लगभग 44 लाख अधिसूचित गांवों के लक्ष्य के मुकाबले 28 लाख गांव क्या किया चुका है, पूर्ण किया जा चुका है। लगभग 1.82 लाख गांवों के लिए 2.7 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। प्रमुख उर्वरक कंपनियां 2023-24 साधनों का उपयोग करके स्वयं सहायता समूह की ड्रोन से 1094 ड्रोन वितरित किए गए। 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। नमो ड्रोन दीदी के तहत 500 ड्रोन जो है कि उपलब्ध करवाए गए हैं के लिए। ये स्वदेशी योजना है। 14वां है आगे की ओर दिशा, विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किए गए छोटे कार्य विशिष्ट मॉडल नवाचार समान रूप से फैलाने हैं। कंपनियों के प्रवेश बाधाओं को कम करना है। भारत में आर्थिक विविध अनुरूपों को बेहतर ढंग से डालने में मदद। तब भारत में जो आ रही है स्टार्टअप क्या किया है भारत अपना काम जो है व्यापार जो है कर सकती है। भारत में एआई की मांग काल्पनिक भविष्य के बजाय वास्तविक दुनिया की समस्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य सेवा, शहरी प्रबंधन, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, स्थायी हार्डवेयर पर चलते और कम संसाधनों पर परिवेश, यानी कि भारत में एआई की डिमांड
बढ़ाया जा रहा है। भारत के शहरी तंत्र नागरिकों, नमो भारत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बात का उदाहरण है कि किस प्रकार उच्च गति वाले कनेक्टिविटी शहर, अर्ध शहर, श्रम बाजार न्याय रूप दे सकते हैं, ठीक है, और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएं, यात्रा के समय को कम करके ऐसी प्रणाली अपनाएं जो रोजगार के समय को बढ़ा सके। तब गांव तक कनेक्टिविटी, चाहे वो किसी प्रकार की कनेक्ट से कनेक्ट है कि जिस है और काम के जो है, नेक्स्ट है बहुकेंद्रीय विकास को बढ़ावा देती है और प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों पर दबाव कम करती है। यह अनुभव महानगरीय क्षेत्र में गतिशीलता, आवास, आर्थिक विकास को एकीकृत में क्षेत्रीय रेल की भूमिका को रेखांकित करता है। मतलब जो लोकल ट्रेन सेवा है उनको फरवरी 2000 आपसे 8 क्वेश्चन आराम से ना लगता हो